8 आइटम्स है ना, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ये हमारे डेफिनेशन में भी है। तो ये इन्होंने कनाडा से उठाया सर। पूरा 8 आइटम देखो आप, एज इट इज हमारे और फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज 8 आइटम्स है वहाँ पर। ये पूरा कैनेडियन लॉ से लिया हुआ है। तो कनाडा इज आल्सो फेडरल स्ट्रक्चर, कनाडा में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इन्होंने वहाँ से ले लिया। इनकी डेफिनेशन देखिए सर, सप्लाई मीन्स दिस, दैट्स इट। हमें सप्लाई समझने के लिए कम से कम 6 या 7 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा सप्लाई होता क्या है। एंड आई एम नॉट श्योर उसके बाद भी समझ में आता है कि नहीं आता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, what I said, GST means a tax on supply of goods and services. We defined, discussed goods and services. Next, supply हमने discuss कर लिए. Third one is tax. The first item here will be what are the existing taxes, central taxes which will be subsumed in GST. देखिए long list. सर्विस मेन उसमें आप एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, right? That will be subsumed in GST. They are talking about sales and surcharge. That will be subsumed in GST. लेकिन अभी कुछ समय पहले आप न्यूज में देख रहे होंगे, they are going to levy a cess on luxury items and ancient goods, right? So one way they are saying that they won't be any cess, it will be subsumed. They are going to levy clean energy cess on coal. यहाँ से they will garner around 26,000 crores rupees. And from this cess on luxury items, another 24,000 crores rupees. So 50,000 crores rupees will be coming from these two cess only. Purpose क्या है? To compensate the state. Because state और इसके जो compensation का issue है, because of GST, for full 5 years period, center has to compensate all states, right? और उसका फर्स्ट ईयर का उनका ये है कि 50,000 crores rupees का लॉस होगा उनको, रेवेन्यू लॉस। तो कहाँ से पैसा आएगा? 26,000 करोड़ रुपया तो क्लीन एनर्जी सेस से आएंगे, मैं आपको ही देने हैं, और 24,000 करोड़ रुपया लग्जरी सेस से आएगा। तो गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग एनीथिंग फ्रॉम हिज ओन पॉकेट एक्चुअली। These are the state taxes which will be subsumed in GST. VAT, purchase tax, state excise duty, except on liquor, entertainment tax unless levied by local bodies, luxury tax, octroi, entry tax, lottery, betting, तो जो taxes है. In total, around 17 taxes, central and state, will be subsumed in GST. And we are saying, अब GST के पोर्टल पे जाओगे ना सब, हर जगह लिखा हुआ वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, देखते होंगे ना। वन नेशन तो ठीक है सर, तो अभी तक अपने पढ़ते हैं एक्ट में, क्या पढ़ते हैं शुरू में? इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, हमेशा यही पढ़ा ना अभी तक। दिस इज द फर्स्ट एक्ट व्हिच सेज, आई कांट से फर्स्ट एक्ट दूसरे में है कि नहीं, आई डोंट नो। इट सेज इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में वैट प्रोविजंस हैं। तो दिस वन नेशन, ओके। What about one tax? Do you feel it's going to be one tax? Why? कौन से सर? स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स लगता है वो कहाँ? अच्छा, उस पे आते हैं अभी। लॉन्ग लिस्ट है, कौन से टैक्सेस कंटिन्यू करेंगे अभी भी। One tax will see one market, common national market will be created. They are saying check post will be abolished. लेकिन there are issues with the check post abolition also, because यदि कोई है तो चेक कैसे करेंगे वो? भाई कोई आर्म्स है, कोई स्मगलिंग एक्टिविटीज है, उसको कैसे चेक करेंगे? तो वो नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि they are going to spend around 4,000 crores rupees to overall there are 80 check post, और they will integrate the check post with the GST portal. तो the moment आप बाहर यदि कोई माल भेज रहे हो, you upload your invoice detail at the GST portal, you will get an electronic reference number. So your transporter will carry that number, और already information check post पे चली गई आपकी। तो your time जो है that will be reduced substantially. It's getting to be a great logistic issue, logistic comfort actually. आपके इन्वेंट्री में भी इसका फर्क पड़ने वाला है कि कितने दिन की आप इन्वेंट्री मेंटेन करो।
आपको हर जगह मतलब नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल बी अ कमर्शियल कंसिडरेशन एक्चुअली, नॉट ए टैक्स कंसिडरेशन। पहले क्या होता था कि आपको ब्रांच ऑफिस में करनी है, सीएसटी का इशू है, तो ऑन टैक्स कंसिडरेशन यू आर ओपनिंग योर ब्रांचेज देयर। नाउ इट विल मोर अ कमर्शियल कंसिडरेशन, आपका आईजीएसटी लगेगा, यहाँ से माल भेजना है आपको, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। These are the three taxes which will be levied under GST. क्या मतलब है इसका? CGST, SGST and IGST. CGST means Central GST, State GST, Integrated GST. सर ये Integrated GST जो है ये पूरे वर्ल्ड में अपने यहाँ ही लागू किया गया है। वैसे यूनिक फीचर नोवेल टेस्टेड एंड इनका जो इन्होंने बैक ऑफिस इनका जो प्रोसेस पूरा डिजाइन किया है इट्स रियली यूनिक, इट्स अ वेरी गुड फीचर। यहाँ के जो अपने फैक्ट्री स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन ध्यान में रखते हुए इन्होंने बनाया है एंड दे हैव सक्सेसफुली टेस्टेड दिस। कौन सा टैक्स, which tax will be levied on which supply, that I will discuss a little later when I will be discussing levy of tax. उसके पहले जो existing taxes will continue, I just want to show. Central taxes, import आप कर रहे हो, custom act is separate, custom act is not going to subsume in GST. Basic custom duty आप import कर रहे हो उस पर that will continue to be levied. एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी, जो काउंटर वैलिंग ड्यूटी जो लगती थी, एसएडी, सीवीडी, दैट विल बी सब्स्यूम्ड इन, बिकॉज़ दैट वाज इन लिeu ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सेल टैक्स, वो सब्स्यूम हो जाएगी इसमें। हाँ जी, बीसीडी 35 और जो कस्टम ड्यूटी में बीसीडी 35 और वो सब लगती थी एक्साइज ड्यूटी के नहीं, एक्साइज के एडिशनल जो एक्साइज ड्यूटी के लिए जो काउंटर वैलिंग ड्यूटीज एंड वो हट गई, वो सब्स्यूम हो जाएगी इसमें। हाँ, अभी आप इंपोर्ट कर रहे हो तो in lieu of that IGST will be levied because import will be treated as in the course of interstate trade or commerce. So in case of import you will have to pay IGST. Central excise duty आपने बोल रहे हैं कि central excise duty खत्म हो जाएगी, it's not so. For a limited purpose central excise duty will continue. Why? On petrol and petroleum products GST is not going to be levied now, right? तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विल कंटिन्यू। ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्साइज ड्यूटी विल कंटिन्यू। आंसर किस पे? पेट्रोलियम तो सर आउटसाइड है जीएसटी, टोबैको पे जीएसटी भी लगेगा और ये भी लगेगा। सीएसटी जो 1992 है, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिकॉज इट्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी नाउ। स्टेट टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है दैट विल कंटिन्यू। टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, वैट, एंट्री 54 पेट्रोल के ऊपर में चलेगा अभी वैट का। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, in the beginning I told you that by clause 12A of article 366 alcoholic liquor for human consumption is outside the GST, right? तो that will continue to be levied. Taxes on vehicle, road tax जो लगा वो continue. Profession tax you rightly said that will continue. Entertainment tax levied by local bodies that will continue. आपने बताया था entertainment tax तो subsume हो जाएगा। नहीं सर, unless levied by local bodies, पंचायत या समिति को entertainment tax लगाते that will continue. What about electricity duty? Electricity duty will continue because वो भी मैं आ रहा हूँ सर। Entry 53 will continue in the state list. Electricity duty will continue to be levied. इसको लेके भी सर confusion है because यदि आप electricity duty falls within the meaning of goods actually. Supreme Court में judgment है इसमें. It falls within the meaning of goods. तो but they purposefully they kept in the state list. तो for the timing जो है कि इस पेपर में they may come out with an exemption that electricity duty will be outside the purview of GST. They will have to clarify this. State excise duty will continue. Alcoholic liquor पे अभी जैसे लग रहा है वैसे लगेगा. And then narcotics and all this that will continue.
स्टाम्प ड्यूटी, अभी जो रजिस्ट्री स्टे करवाते हैं स्टाम्प ड्यूटी दैट विल कंटिन्यू. कमिंग टू द लेवी ऑफ टैक्स, आर्टिकल 265. What this article says, no tax shall be levied, ये constitutional article, no tax shall be levied or collected except by an authority of law, article 265. So that's actually the reason why we find a charging section in every statute. Taxing statute जो भी उसमें charging section रहता है, right? अभी जैसे सर्विस टैक्स में section 66 capital B for levy of service tax. Income tax means that section 5, I think. There is a charging section for that also. So there has to be a charging section for it, because unless until there is a charging section, you can't levy a tax. So what is the charging section for levy of GST under the model GST law? There are two charging sections. One is section 7 of the CGST and SGST Act. अब मॉडल जीएसटी लॉ कितने लोगों ने पढ़ा होगा? How many of you? सब पूरा तो डालो ना. Nobody. बैकग्राउंड मटेरियल जो आईडीटी कमेटी ने पब्लिश किया, नो. एफएक्यू सर जीएसटी में दीज आर द बेसिक्स अपने जो हैं. मॉडल जीएसटी लॉ एक्चुअली इज गोइंग टू बी चेंज अगेन. आज ऑफिसर्स कमेटी जो है दे आर फाइनलाइजिंग इट. नाउ इट विल देन सेट कर लिया, परसों तक हो सकता है पब्लिक डोमेन में आ जाए. विद देयर लॉट्स ऑफ चेंजेस देयर व्हिच दे आर, it is expected that they will, whatever suggestion has been given by the Institute Merchant Chamber of Commerce, they are going to, they may not. So based on that, we have to again relearn the whole thing. अभी हम जो सेक्शन से बता रहे हैं हो सकता है सेक्शन भी चेंज हो जाए. सेक्शन 7 अभी बोल रहा हूँ, मे भी सेक्शन 8 हो जाए वो. Then FAQ, around 500 questions on that. It's very good FAQ prepared by CBSE officials. उसको आप देखो, there will be lot of clarity actually. GST, अब CBSE की जो वेबसाइट उस पर जाइए, वहाँ पे GST का एक सेपरेट सेक्शन है. Everything जो उन्होंने अभी तक पब्लिश किया है वो वहाँ पे है. अब IDT की साइट पे जाओ, सी इंस्टीट्यूट की, there are good videos around 29 each and every topic पे. जो लर्नड स्पीकर्स हैं IDT के ऊपर में इंडायरेक्ट टैक्स में जो प्रैक्टिस करते हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके वीडियो लेक्चर्स हैं. इट्स रियली गुड. ईच एंड एवरी टॉपिक में बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने समझाया है कि इसका मतलब क्या होता है. तो आई टॉकिंग अबाउट चार्जिंग सेक्शन अंडर मॉडल जीएसटी लॉ. मॉडल जीएसटी लॉ इज एक्चुअली इन टू पार्ट्स. वन इज सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी एक्ट एंड द सेकंड वन इज द आईजीएसटी एक्ट. सेक्शन 7 डील्स विद इज इन सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी एक्ट and section 4 is in IGST Act. What it says? There shall be levied a tax called central GST and state GST, and because both the tax has to be levied. There shall be levied a tax called central GST and state GST on all interstate supply of goods and or services. On all interstate supply of goods and or services at the rate specified in the schedule to the Act and collected in such manner as may be prescribed. यहाँ पर there is a word missing. Similar definition in section 4 also. वहाँ पर IGST लोग बोल रहे हैं. और in section 4 it will be on interstate supply of goods and services, right? What is missing here is the value. They have not mentioned that the tax will be levied on value of all interstate or interstate supply of goods and services. It cannot be levied in vacuum. There has to be a value on which tax is levied. So that word is missing there. It has been pointed out to the ministry. Hopefully, in the final print, this drafting anomaly will be removed. So if we say this charging section, there are two types of supply: central GST and IGST. Central GST and state GST, there is one type of supply that is interstate supply and another is interstate supply, right? So there are two types of supply here. On interstate supply of goods and services,
Central GST and state GST will be applicable. On an interstate supply of goods and services, IGST will be applicable. Right? Now there is a principle for determining which one is intrastate and which one is interstate. आप किसको बोलोगे इंट्रास्टेट सप्लाई? Within the state. Within the state and interstate? In between, say Bihar, Bengal. बिहार बंगाल, बिहार से कोई चीज बाहर जा रही है तो देखिए इंटरेस्टेड सप्लाई, राइट? दिस द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग. एक्ट में अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं चलेगी सर. एक्ट में देयर स्पेशली मेंशन व्हाट वी ट्रीट एज इंटरेस्टेड सप्लाई एंड व्हाट वी इंटरेस्टेड सप्लाई. दैट विल सेपरेट डिस्कशन. प्लेस ऑफ सप्लाई में शिवानी विल जब डिस्कस करेगी शी विल एक्सप्लेन इन डिटेल, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोलो सेक्शन 3 and 3A of IGST Act says if location of supplier and place of supply are in different states, then it is a interstate supply. The two conditions are there: location of supplier and place of supply. And second and 3A says if location of supplier and place of supply are in same state, then it will be a interstate supply. What is meant by place of supply? That is contained in section 5 and 6. 5 deals with place of supply of goods. 6 deals with place of supply of services. And they mentioned there under what circumstances supply will be treated as this interstate or intrastate. तो उसको पूरा देखना पड़ेगा. Place of supply में there are 15 subsection. अभी जैसे place of supply rules है वैसे 15 subsections are there. और उसमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि जैसे इमोल प्रॉपर्टी में क्या है, लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. यहाँ क्या इशू हो सकता है सर? आप सप्लायर कैलकाटा में, रिसिपिएंट इन कैलकाटा, इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन बिहार. आप कोई सर्विस उसको दे रहे हो, दे आर सेइंग प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, इट इज इन बिहार, इट बिकम्स ए इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन. नॉर्मली आप क्या समझोगे? वन पर्सन हियर, supplier in Calcutta, recipient in Calcutta is interstate supply, right? But it will become an interstate supply. So before paying the tax or claiming the tax, it is very important to understand which one is an interstate supply or interstate supply. Because under section 53, if you pay a wrong tax, interstate tax है, आपने interstate deem करके उसको पेमेंट कर दिया, तो IGST पे करोगे ना? तो that amount you can't set off. आपको क्या करना पड़ेगा कि CGST IGST जो एप्लीकेबल उसको पे करना पड़ेगा, तो IGST का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा. तो बिफोर अप्लाइंग द टैक्स, बिफोर पेइंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन whether your supply is an interstate supply based on the place of supply provisions, and then levy the tax on your invoice, and after that pay the tax. इसमें कोई सिचुएशन ऐसी हो, मान लीजिए मैं बंगाल में हूँ, कैलकाटा में हूँ, मेरी एक ब्रांच दुर्गापुर में, मेरे को कोई सॉफ्टवेयर सर्विस देना है, वो आदमी गुड़गांव में है. मैंने उसको कहा सॉफ्टवेयर और गुड़गांव वाले को कि आप दुर्गापुर ब्रांच में ये सप्लाई कर दो, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे दो. वो कौन सा सप्लायर कहाँ पे है? सप्लायर गुड़गांव में, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में. सप्लायर इज इन गुड़गांव, रिसिपिएंट इज इन सेम स्टेट. सेम स्टेट. बंगाल बोल रहे हो सर, बंगाल में. और गुड़गांव बोल रहे हो ना? माय ऑफिस इज इन कैलकाटा, आई हैव अनदर ऑफिस. नहीं, आपकी ऑफिस छोड़िए, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है? सप्लायर मान लीजिए गुड़गांव में. गुड़गांव में. तो वन कंडीशन इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, दैट इज इन गुड़गांव. प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए दुर्गापुर है. इंटरेस्टेड में. आपके दो ब्रांच है, उससे फर्क नहीं पड़ता. प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर, उस पर डिपेंड करेगा. Import, it will be deemed interstate. So IGST will be applicable on this, and because it is import, supplier is not going to pay any tax. So on reverse charge basis, receiver will be liable to pay tax. तो जब आप import कर रहे हो तो वहाँ पर आपको IGST पे करना पड़ेगा. And as I already said, import of services for personal use. यदि आपको सर्विस पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, then up to a certain threshold limit, they are not specified. What will be the threshold limit? You won't be treated as a taxable person, and no GST will be applicable on that. Then will be export. It will be zero rated supply. Zero rated supply means रेट मिलेगा, इनपुट रेट मिलेगा. टैक्स लगेगा. टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इनपुट रेट
zero rate supply, there won't be any tax, but you will get credit, refund of the taxes, input taxes which you have paid on your procurement of goods and services. So is it non-taxable or exempt? You authorize, sir? Is it non-taxable or exempt export? ये एग्जाम नहीं है सर. एग्जाम के केस में क्या होता है कि आपको आप यू कांट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट. नॉन टैक्सेबल तो एकदम आउट हो गया सर. एग्जाम सप्लाईज में यू कांट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट. इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई you can claim input tax credit as a refund. So that's the basic difference between the two. Now coming to the levy of tax, we have seen. Then the issue of what will be the rate when you raise an invoice, at what rate you will place of supply. Basic मैंने समझे बता दिया, इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टेड बेस्ड ऑन इट यू विल raise your invoice. Because the basic question in case of supply या GST में आपको चार चीजें, वन स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ, बेसिक चार चीजें हैं. फर्स्ट यू हैव टू डिटरमिन whether the item you are dealing in, whether it is a goods or service. First thing, whether it is a supply. Second thing, if it is supply, whether it is a taxable supply. If it is a taxable supply, then only you are liable to pay tax, right? Once it is determined that it is a taxable supply, what is the value of that supply? Fourth question, then you have to determine the value as per section 15 of the modern GST law, and the valuation rules are there. Once that is determined, what is the value of your supply, the first question will be whether it is an interstate supply or interstate supply. Then based on that nature of supply, your tax will be determined, whether it will be SGST and CGST or IGST. And once you determine that, what is the nature of your supply, and you raise the invoice, your time of supply comes when you will pay the tax. There is not necessarily when you raise the invoice that is your time of supply. There are separate provisions for that, section 12 and 13 of the model GST law, which determine what is the time of supply of your goods and services. Based on those provisions, you have to determine. एक चीज में सप्लाई की उसमें बोलना भूल गया आपको. While I was defining this, the meaning of supply, all forms of supply, all forms of supply made or agreed to be made, right, for a consideration. Here they have covered both goods and services. Now suppose you receive an advance against goods, whether it will be a supply. टैक्स पेमेंट के लिए तो है. अभी क्या है सर्विसेज में ना, आप एडवांस रिसीव करते हो, then you have to tax on that. If you receive advance against your goods, whether it will be a supply. Yes. GST में तो हाँ हाँ जी. Against a specific partial order, it is deemed to be supply. It's not deeming function, sir. It's specifically mentioned. एडवांस मिलने का टैक्स देना. It's specifically mentioned supply made or agreed to be made for a consideration. It's falling in the meaning of agreed to be made. Now advance received against supply of goods is also covered. So when you receive an advance, your time of supply arises at the time, and you have to pay tax on that. You may be supplying the goods after 3 or 6 months. So lots of business process issues will come up now because of GST. What is the GST rate? While defining the meaning of, levy of tax, I mentioned that tax shall be levied at the rate as is specified in the schedule, section 7 and 4. They have not given any schedule, but GST Council, which have been empowered to suggest, recommend the rate of taxes, they have suggested 4-tier tax structure. क्या क्या है सर? It was in the public domain, न्यूज में हर जगह था. 0, 5, 12, 18. 0 5, 12, 18. और 28. basically 4-tier tax structure they said 5, 12, 18 and 28, right? 5% is on, it's a lower rate of 5% essential commodity. They will specifically mention which item will fall in which category. Committee has been set up of the central and state government officers. They will determine, they will finalize
which item will fall in which category, and extensive lobbying is going on for this. कि 5 में रखना है, किसी का 18 में आ रहा है तो यार 12 में कर दो, 28 में आ रहा है तो 18 में कर दो, तो lobbying is going on. 2 standard rates, 12 and 18%, and finally there is a higher rate of 28% which will be levied on luxury items and sin tax जो बोलते हैं इसमें टॉबैको के ऊपर में, एरेटेड ड्रिंक्स जो कोला प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर में, दिस लग्जरी कार्स, राइट, दिस 28% tax will be levied. In addition to that, cess will also be levied on these luxury items and sin products. What is the rate on gold and precious metals? Not yet decided. They have not recommended it so far. मतलब सर्विस टैक्स एक्चुअली बढ़ जाएगा. Maybe 18 पर सर 12 तो नहीं होगा, सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा. 3% का तो है. And in case of abatements, जहाँ पर abatements हैं, say you are paying 5.6% or 6%, जब 15% का 40%, 6% कर रहे हो, it may be they will come out सब abatements exemption में जब अपने discuss करेंगे, conditional exemptions, absolute exemptions, तो वहाँ पर with conditions, section 10 में उनके पास empowered है, तो वो they will prescribe different rates for that. And वो ये कर सकते हैं कि बच्चे का this particular item is falling in 6%, उसको 5% में डाल दो सर्विसेज को. कोई 13, 14, 11, 12 में कहीं या 9% आ रहा है तो इसको 12% में डाल दो. It may be like that. But services will become costlier now. Services will become costlier. Goods क्या होगा? It will go down or go up. Luxury items छोड़ो आप, वो 28% ब्रैकेट में, there are 3-4 items there. अब कोला वाला जो पीते हैं उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा. जनरली गुड विल बी चीपर. सर चीपर और तो सबको तो हैप्पी होना चाहिए कि जीएसटी आ रहा है, सब कुछ रेट विल गो डाउन और मंथली एक्सपेंडिचर बिल विल गो डाउन. इट डिपेंड्स आपका एक्सपेंसेस किस साइड में ज़्यादा है, सर्विसेज में ज़्यादा है कि गुड्स में ज़्यादा है. आउटसाइड रेस्टोरेंट और सब यदि ज़्यादा है, मूवी टिकट्स मूवी भी ज़्यादा हैं, जो आज की जनरेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो मे बी दैट उनका जो आउटगो है ज़्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज इन हाउस कंजम्पशन यदि है, देन बिकॉज रीजन इज अभी सेंट्रल एक्साइज 12.5%, राइट, वैट 14.5%, वैट इज ऑल्सो लेविड ऑन सेंट्रल एक्साइज उस पार्ट पे, इट्स कमिंग टू 29% roughly. That's coming down to 18% maximum. So rate will go down actually. Now coming to, we have decided about the rate of tax. Then who is the person who will pay this tax? That says section 7 subsection 2. Every taxable person shall be liable to pay this tax. What is meant by taxable person I will discuss in the next slide. And the second person who will be liable to pay this tax is the recipient under reverse charge, as we were discussing. Section 7, subsection 3. In case of certain notified categories of services, goods and services, central or state government, on the recommendation of the GST Council, they will specify which type of items will fall in this category, and in those cases, recipient will be liable to pay tax under reverse charge. Right? On goods, on services, both. Is there any reverse charge at present on goods? Services में तो है, goods पे है. Pardon? क्या है? अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज करोगे तो 25 टैक्स देना पड़ता है ना, दैट्स रिवर्स चार्ज एक्चुअली. तो those provisions, reverse charge provisions will continue. Taxable person has been defined in section 9 of the Model GST law. What it says? Taxable person means a person who carries on business. He has to carry on business, then only he is a taxable person. Who carries on business at any place. ये सेंट्रल जीएसटी के अंदर डेफिनेशन रहेगा. तो there are 2 acts here. Who carries on business at any place in India and who is registered or liable to be registered under Schedule 3.
Schedule 3 is very important, I'll discuss. Who is registered or liable? Registered किसमें होगा? Existing law में, जो they are going to be subsumed, around 17 laws. तो उसके अंदर में आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, तो यू आर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड, और इफ यू फॉल इन शेड्यूल 3 देन यू हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन. से आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे आप एक्सीड कर रहे हो, तो यू हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बैक. नाउ द क्वेश्चन इज, और स्टेट जीएसटी में क्या होगा इसका डेफिनेशन? टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन who carries on business at any place, say within the state of West Bengal, within the state of Maharashtra, like that, and who is registered or liable to be registered under Schedule 3. Clear? Taxable person. Now, who shall not be regarded as a taxable person? 5 उन्होंने दे रखे exemptions, exclusions हैं. One is agriculturist who cultivate land for agricultural purposes outside the ambit. एग्रीकल्चर को इनको छूने की हिम्मत नहीं होती सर. सबसे पहला आइटम होता लिस्ट में किसको बात करूँ? यस सर, गद्दी चली जाएगी. अब अमिताभ बच्चन एग्रीकल्चरलिस्ट है कि नहीं पता नहीं. वंस ही डिक्लेयर नहीं कि आई एम एग्रीकल्चरलिस्ट, राइट? तो इसमें वो पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, वो एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में नहीं आते हैं. उन्होंने एग्रीकल्चर का डेफिनेशन दिया हुआ 2 सबसेक्शन 7 में, तो पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग दिया आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ एग्रीकल्चर. सेकंड इज थ्रेशोल्ड बेस्ड. अभी कितना उन्होंने बताया सर? एग्रीगेट टर्नओवर 20, क्या है 20 वॉट? नहीं वो ठीक है, वॉट 20 lakhs वॉट Value of services. Which turnover? Aggregate turnover? What they say that we are aggregate turnover of a person who is required to be registered under paragraph 1 of Schedule 3. उसमें condition है, you are required to be registered under paragraph 1 of Schedule 3 if your aggregate turnover is more than 20 lakhs rupee. Normal cases. And 10 lakhs rupee in case of Northeast state and Hill states. So there are total 11 states. 7 Northeast and 4 Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim. So there are 11 states. Actually GST Council has been empowered to give special concessions or something to these 11 states. Especially mentioned here, section Article 279A में. So aggregate turnover is, if doesn't cross is 20 lakhs rupee, then you are not a taxable person. 10 lakhs in case of Northeast state and Hill state, right? Third one is, and what is meant by aggregate turnover here? Before coming to the third one, pardon? All aggregate turnover defined in section 2 subsection 6 means what? Aggregate value of all taxable and non-taxable supplies, adjunct supplies, export of goods and services, and all services. सभी कुछ आगे से इसमें. In case of service tax, 10 lakhs की जो लिमिट है, is aggregate value of taxable services only. But here they have included everything, and that too. It will be computed on pan India basis. All over India का जो turnover है. If you have multiple operations in different states with the same pan number, तो pan based all over India. तो you have 4 operations in different states. तो वहाँ के जो total supplies हैं, taxable, non-taxable, adjunct, export, they will be clubbed together for calculating this limit of pittance 20 lakhs rupee. You become a taxable person then. And once you become a taxable person, you will pay. Of course, your liability to pay tax only will be on your taxable supplies. Non-taxable exempt उस पे आपको टैक्स नहीं देना है. Registration and other issues और 37 returns वो आपको फाइल करने पड़ेंगे. अभी कोई आदमी, हाँ जी? अभी कोई ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड है, लेकिन बाद में 20 लाख के अंदर पड़ता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको वो सेक्शन 142 में ऑप्शन दिया हुआ सर उनको. They can opt out. अभी जैसे 10 लाख की लिमिट है और वहाँ उन्होंने 20 लाख की लिमिट कर दी, तो यू आर आउटसाइड द परव्यू. से आपके 12 लाख रुपए का टर्नओवर है.
you can opt out of this scheme. First, they will issue a provisional ID. अभी जो enrollment process start हो रहा है 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक for सर इसके लिए goods के लिए. तो that department will बंगाल में वैकेंसी स्टार्ट नहीं किया इन्होंने. 30 से करेंगे. पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे. That is also doubtful. They are at lower rates actually. तो अब इशू तो ये है कि भी चेयरमैन साहब तो इम्पावर्ड कमेटी के बंगाल से हैं. And I don't know whether he is attending the meeting or not. GST काउंसिल की जो मीटिंग होती है, there is a post vacant. वाइस चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट है वहाँ पे उनके लिए. अभी जो भी मीटिंग हो रही है खाली चेयरमैन है वहाँ पर, कोई वाइस चेयरमैन नहीं है. Guys, Supposing a business X having less than 20 lakh turnover, but supplying goods to business Y having more than 20 lakh turnover. कैसे होगा सर? Yes. Y can have supply from so many supply places, isn't it? But also taking a supply from A who is not, do not fall under this because his turnover is less than 20 lakhs. But you are saying that Y turnover is more than 20 lakhs and X turnover is below 20 lakhs. Yes. Why you have to take a registration? Why X is not required to take a registration? But the goods bought from X, will he be able to buy, whether he will be able to get the setup benefits, etc. or not? If his turnover is below 20 lakhs, X, he can't raise a tax invoice. He is not registered actually. It's not there. So there is no question of setup. उनको registration ही नहीं लगे. He can obtain a voluntary registration. That is why voluntary registration. उसका रीजन सर क्या है कि टेंडर के केसेस में या कारपोरेट सप्लाई आप करते हो, they insist you must have a GST number. Must have a GST Right. number. तो voluntary registration आप ले सकते हो. In that case, you can opt to pay tax, raise a tax invoice. So that you can. If you raise a tax invoice, he can avail that input tax credit. In case of RCM, in this case, he can take the input. If RCM, if they notify that you purchase from unregistered dealer, then you pay reverse charge. If they say so, then in that case, after making payment of reverse charge, you can avail. जैसे अभी सर्विस टैक्स में करते हैं पेमेंट के बाद में you can avail. That this threshold is also in RCM, it applies. Which If there one? is a reverse charge, then this No threshold sir. of 20. No. Then it is start from There zero. are You 11 have to go items for in registration. schedule 3. 11 items are there. No, मतलब reverse charge and other provisions are there. Even in case of interstate supply, no threshold. आप एक suppose in Calcutta, you are practicing in Calcutta और आपकी टर्नओवर से you just started the practice, आपको 50,000 रुपए का अपना फर्स्ट बिल रेज किया से, and somebody from other state comes to you, बिहार और उड़ीसा से, and you उनकी एक रिटर्न आप फाइल कर दे 2,000 रुपए की, right? You have to obtain registration because it becomes an interstate supply. Interest rate, no threshold. No threshold. तो 20 की लिमिट्स, आपको 20 की जो लिमिट्स है किस कंटेक्स्ट में, that you need to see actually. What are the exclusions that you have to see? Loads of items are there, 11 items are there. Reverse charge उसमें है. Aggregate turnover clear? Third one is employee relationship. If employee provides a service to employer, it's outside the but natural. And there are some legal ties regarding working conditions and all these regulations को लेके, तो those are outside the purview of supply. Fourth one is if you deal exclusively in non-taxable goods and services, then you are outside. Turnover purpose से आपका ये है कि aggregate value you are taking into consideration, but for the purpose of taxable person, but for the purpose of payment of tax, you are not liable to pay any tax. But if you won't be considered a taxable person if you deal exclusively in non-taxable goods and services. Say in Calcutta या बंगाल में आपका टर्नओवर से 25 लाख रुपए का है, तो एग्रीगेट ओनली नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? तो यदि एग्रीगेट टर्नओवर डेफिनेशन आप देखोगे तो 25 लाख होने से क्या होगा, यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन फर्स्ट स्टेज पे, बट बिकॉज यू आर डीलिंग एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, you are not a taxable person. So in case of directors, how it comes out? Full-time director is So employee. that's an issue.
employee. Okay, director is having less than 20 lakhs threshold. Then In what capacity? Say Whether general it is an, so executive there you need to director. see whether it is an employer-employee relationship or not. That is whole time, but say ordinary director is receiving some sort of The remuneration, sitting fees and commission. whatever maybe is less than 20 lakh, then how it applies? Threshold limit is 20 lakhs. Yeah. The director receiving No, but remuneration he's also, not liable to obtain registration. then threshold. Registration threshold will be a bit below. Say, Yeah, you it's are a- saying that reverse is not now there. they will come out with this. Whether in case of in director's remission, Because as otherwise the directors will be out of that purview. they will bring in, sir. If these provisions are in service tax, definitely will continue in GST also. That Yeah. is not given right now. No, they will notify separately. Okay. तो अभी उन्होंने दिया नहीं है इसका. Then fifth one, as I said, important if reverse charge cases में, if you have to pay, you are importing something or you are receiving something, some services for your personal use, then it will be outside the, you won't be considered taxable person up to a certain threshold limit. This is the fifth one. Aggregate turnover का जो इसका जो बता रहा था, it may be that say in Calcutta, your West Bengal, your turnover is say 18 lakhs rupee. In Bihar, your turnover is say 5 lakhs rupee, right? 23 lakhs rupee. You become a taxable person, you have to obtain registration. Whether you will be liable to pay tax in Bengal. Here it is non-taxable supplies. In Bihar, it is taxable supplies. So whether you will be liable to pay tax on entire 23 lakhs rupee or only on 5 lakhs rupee in Bihar. Because tax will always be on taxable supplies. It won't be on non-taxable supplies. And as far as the registration part is concerned, if in Bengal you are dealing only in non-taxable supplies, then you are not required to obtain registration in Bengal. Your aggregate turnover will be considered for the purpose of Bihar. You have to obtain registration. For the purpose of your registration of this, you are liable to pay tax only of 5 lakhs rupee. Because from Bihar, because Schedule 3 says every supplier shall be liable to obtain registration in the state from where he makes a taxable supply of goods and services. So we are not making a taxable supply of goods and services from a particular state, you are not required to obtain any registration in the state. Turnover purpose से calculate करना पड़ेगा, लेकिन registration requirement नहीं है if you are dealing exclusively in non-taxable goods and services. Right? Is there any clarification regarding yo-yo system? If 1 year I am having 20, above 20, next year I am having 10 lakhs, another year again I am having 25. I can get in, get out, or once you are registered, you can get in, get out. This 15-digit GST number I already explained. First two state code. Bengal state code is 19, right? Because it is a state-based registration, the first 2 digit will be state code. Next 10 digit will be PAN number, because it is a PAN-based registration number. 13 digit will be your entity code. Entity code means you take one registration, it is 1, second registration 2, like that. Fourth, they are kept blank. And entity code will be from 1 to 9 and A to Z. So that, जो मैं बोला था 35 registration, it's because of that. 1 to 9, 9, A to Z 26. So up to 35 registration you can take in the state. ये बात कहीं भी ले सकते हो. 14 they left blank intensely because उसके बाद भी registration देना, they can add something. A कर दे, A B कर दे, कुछ भी कर देना. तो उसके लिए उन्होंने blank रख दिया उसको भी. Then 15 digit check digit. Check digit क्यों किया इन्होंने? To just to check that there is no mistake when you are entering this number. To check digit will ensure that whether उसको entry करते समय कोई mistake नहीं है. Say for example, it's a PAN based registration. My PAN number is ACXPA. Otherwise, fifth digit will be A, right? Just for example, I can give a check digit of 1. A is equal to 1, say, right? That become my GST number, 10 digit and all this. If instead of 1, say I mistakenly give 2,
the system will throw an error message because it has been programmed that A is equal to 1, not 2. And similarly, instead, right here, I can give 1, but in the 5th digit, ACXPA, I mention B. Again, it will throw an error message. So this will be based on a complex algorithm. Actually, it won't be so simple, but just for the sake of understanding. Entity code basically depends upon the number of registration you are taking. You are taking one registration as a say chartered accountant firm. You are taking one registration, it will be 1. Supposing, and right at this moment, I am doing providing service in the state of Rajasthan. I am charging service tax. Only one registration I am having. But in this case, I have to have a registration at Rajasthan. You are providing service from Calcutta. Yes. If you don't have a place of business there, now basically you are providing service. I don't have any office there. I don't have any office there. It will be interstate transaction. Do I have to have a separate registration at Rajasthan? Or Not required, sir. Not. Interstate. So place of supply is very complex issue. When Shimani will discuss, इसमें कई issues आ रहे हैं. One, for example, मैं simply एक खाली बताता हूँ आपको अपने CA सर्कल के हिसाब से. I won't discuss in detail. She will take up. से आपने बैंक ऑडिट करते हो ना? बॉम्बे से देना बैंक ने आपको दिया कि ये ब्रांचेस की या उसकी कोई ऑडिट है. You are from Calcutta. You are providing service to Dena Bank. You went to Mumbai. Stayed in a hotel there, right? उसका अपने रिम्बर्समेंट के हिसाब से बिल रेज करते हैं सर. Place of supply, your provision said says, in case of immovable property, your place of supply is the location where the property is located, right? तो बॉम्बे में जो होटल है वो कौन सा बिल रेज करेगा आपके ऊपर में? SGST and CGST. आप उसको बोलोगे सर मेरा GST नंबर ये है बंगाल से, right? Recipient from Bengal, supplier from location of supplier क्या महाराष्ट्र, recipient कौन है? Bengal. But you won't get any credit. ज़्यादा काम है तो वहाँ ब्रांच खोल दो. तो क्रेडिट लेना है तो you open a branch office there. It's going to be a big issue actually in place of supply rules. Rules नहीं है, actually place of supply जो provisions हैं, this is going to create a major issue. आप पे कर रहे हो, it becomes a cost to you actually. Reason is master CGST तो सेंट्रल का, उसमें भी एक इशू आया था कि सर CGST में क्या प्रॉब्लम है? सेंट्रल GST तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसकी क्रेडिट दे दो ना. स्टेट GST ठीक है, मास्टर का don't give the credit for that. But what about central GST? Your registration is state specific. Taxable person pan wise, state wise. उसका जो क्रेडिट आपको उन्होंने जो चार्ज किया है, they don't reflect in your electronic credit system. वो आएगा नहीं इधर में. तो become a cost to you actually. थोड़ा सा करके. Sure. Composition scheme. It's an optional scheme under Section 8. You may opt for this. You may not opt for this. Government doesn't want, you opt for this. और हसमुख आदि रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात हुई, मतलब इंस्टीट्यूट वाले गए थे, वहाँ पे बात हो रही थी उनकी. वो बोले सर आपने कुछ कंफ्यूजन इसमें रखा है, काफ़ी सारे इशूज है ऑप्शनल स्कीम में, तो बोला कि आप इसको ठीक कर दो. मतलब ठीक इसलिए नहीं करना है कि वी डोंट वांट कि एवरीबॉडी अवेल दिस स्कीम. इसको ऐसा बना दिया है कि वी डोंट वांट एवरीबॉडी शुड बी इन द चेन. फर्स्ट कंडीशन इज योर एरिया टर्नओवर शुड बी 50 lakhs का लिमिट उन्होंने कर दिया.